प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास में पढ़ाया है, आपको समझ में आया होगा। कल एक बच्चे का मैसेज आया कि सर जो है मासा जो है गुणनखंड से थोड़ा सा समझा दीजिए। तो आइए उसको हम सीखते हैं और जानते हैं कि जैसे मासा लेना है। जैसे कल हमने जब सवाल लिया था, कोई भी सवाल ले लीजिए, मान लीजिए 12, 36 और 40 का मासा लेना है। सपोज कीजिए इसका मासा लेना है 36 और 40 का मासा लेना है गुणनखंड। तो सबसे पहले आप 36 को लेंगे और 36 का गुणनखंड कर देंगे ऐसे। तो 2 से काटेंगे, 2 के 2, 1 और 6 16, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3। तो यहाँ पर क्या लिखा आपने? 2 2 हो गया। फिर क्या लिखा आपने? 2, फिर से 2 लिख दिया आपने। फिर क्या लिखा? 3, तो 3 लिख दिया आपने। और फिर क्या लिखा आपने? 2 दूनी 4, 12 तिया 36। अब 40 का कीजिए आप। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 शून्य 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 शून्य 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10। और फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5। बात सुना है कि नहीं आ रही? 2 दूनी 4, ये हो गया। तो यहां से 40 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5। अब देखिए मासा, देखिए कितना आएगा मासा बराबर। तो देखिए आप, ये 2 दोनों में है तो 2 लिख दिया आपने। फिर ये 2 दोनों में है, इसको भी लिख दिया आपने। लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। ये 3 मतलब और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, इसलिए अब आप उसको नहीं लिखेंगे। तो मासा कितना हो गया? 2 दूनी 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबके समझ में आ गया? अब बेटा इसी तरीके से यहीं से आप लासा भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। लासा बराबर क्या होगा? 2 लिखा, जो मिल रहा है 2 लिख दिया आपने। ये 2 मिल रहा है, इस 2 को लिख दिया। क्या नहीं मिला? 3 नहीं मिला। और क्या नहीं मिला? ये वाला 3 नहीं मिला। और क्या नहीं मिला? ये वाला 2 नहीं मिला। और क्या नहीं मिला? 5 नहीं मिला। 5 नहीं मिला। क्लियर? अब इसका गुण क्या हो जाएगा? 2 दिया 4, 4 तिया 12 तिया 36 दूना 72 पंचे 360। लासा कितना हो जाएगा? 360। अब यही अगर आप इस विधि से भी लगाएंगे, अगर ऐसे जैसे कि जो विधि आप जानते हो 36 और 40 का लासा लेने का, तो आप ऐसे इससे भी कर सकते हैं। देखिए 2 से करेंगे 18 20। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 दाएं 20। फिर किसे काटेंगे? 2 2 पंचे 9 ऐसे उतर जाएगा, 2 पंचे 10। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9। फिर 5 ऐसे उतर आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 3, फिर 3 और फिर 5। उत्तम हो गया 360। तो आप ये जो तरीका है उससे मासा और लासा दोनों निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से एक बार में ही आप मासा भी निकाल सकते हैं और लासा भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया?
मासा निकालते समय आपको उन संख्याओं को लिखना है जो दोनों में उभयनिष्ठ होंगे। लासा निकालते समय आपको उन संख्याओं को एक बार लिखना है जो दोनों में उभयनिष्ठ होंगे, और उसके अलावा जो संख्याएं बची हुई हैं उनको भी लिख देंगे। अब हम आपको एक ऐसा सवाल बताएंगे तीन अंकों वाला, जिससे आपको एकदम स्पष्ट हो जाए। जैसे कि 18, 36 और 12, 18 और 36, इसका मासा आपसे कह दिया गया, इसका मासा निकालिए। तो मासा पहले 12 का गुणनखंड करेंगे, तो 12 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 और गुणे 3। 18 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 36 को 2 दूनी 4, 3 12 और 3 36। अब इसका मासा आप देखिएगा तो मासा कितना आएगा, देखिए तीनों में 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तीनों में 2 मिल रहा है तो 2 लिख दिया आपने, गुणे तीनों में 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो तीनों में 3 मिल रहा है तो 3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं, इसलिए मासा में नहीं आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये भी मासा में नहीं आएगा क्योंकि ऊपर 3 नहीं बचा हुआ है। तो मासा कितना हो गया, 2 तिहाई 6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, लासा की। तो लासा क्या होगा, कैसे निकलेगा इसको देखिए ये दोनों तो मिल गए, तो इसको आपको ऐसे उतार देना है 2 गुणे 3। लेकिन देखिए यहां पर 2 है और यहां पर 2 है, ये दोनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इसमें भले नहीं है लेकिन इन दोनों को हम एक बार ही लेंगे, इस 2 और इस 2 को। तो कितना हो गया, गुणे 2, क्योंकि अब लासा निकाल रहे हैं, मासा नहीं निकाल रहे हैं। और देखिए यहां पर 3 है और यहां पर 3 है, तो इनको भी कितनी बार लेंगे, एक बार लेंगे। कितनी बार लेंगे, एक बार लेंगे। बात समझ आ कि नहीं आ गया। यानी मासा उन संख्याओं को मासा में लेना है जो सभी में उभयनिष्ठ है, और लासा में अगर कोई 2 में भी उभयनिष्ठ है तो उसको एक बार लिखेंगे, और जो बचेगा उसको भी लिखेंगे। तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36। अब तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मासा कैसे लेना है और लासा कैसे लेना है। मासा में जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, मासा लासा में जो सब में उभयनिष्ठ हो और जो ना भी उभयनिष्ठ हो उसको भी लिखा जाएगा। इस सवाल में आपने देखा कि जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा उसको मासा में लिखेंगे, लेकिन जो तीनों में उभयनिष्ठ है उनको मासा में लिया गया है। 12 में, 18 में और 36 में तीनों में उभयनिष्ठ है उसको मासा में लिया गया है। लेकिन ऐसी संख्या जो केवल 2 में उभयनिष्ठ है उसको लासा में लिया गया है। ऐसी संख्या जो केवल 2 में उभयनिष्ठ है उसको लासा में लिया गया है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर एक संख्या कहीं 5 आ जाती तो लासा में हम लेते, मासा में नहीं लेते। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ नहीं आ गया। यानी मासा में उन्हीं संख्याओं को लेना है जो दी गई सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ होंगी। लासा में क्या करना है, जो बची उनको देखना है कि उनमें कोई उभयनिष्ठ है कि नहीं है। 2 में भी अगर उभयनिष्ठ है तो केवल एक ही बार लेना है, और अगर किसी में भी उभयनिष्ठ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर है, देखिए 5 केवल 40 में 36 में नहीं आया तो 5 को हमने यहाँ पर ले लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 दोनों में, यहाँ पर 3, ये जो 3 है ये 2 में तो है लेकिन 18 में है और 36 में है, लेकिन 12 में नहीं है। तो 12 में ना होने के कारण मासा में नहीं लिया गया, लेकिन
लासा में केवल एक ही बार लिया गया। अब तो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पुरानी बातें थी, अगर अब भी आपको कोई समस्या होगी तो आप पूछ लेंगे। कैसे लगाएंगे समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। एक तरीका तो आप जानते ही ऑलरेडी। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो इतना खराब अब हम लोग प्रश्नावली पर पहुंचते हैं। प्रश्नावली के पहले सवाल लगाए कुछ बच्चों ने। जो है सवाल लगाया और व्हाट्सएप पर डाला। केवल 2 बच्चों ने ऐसा किया है। मैं जानना चाहता हूं कि आप सभी लोगों में से सभी लोग प्रश्न कीजिए, मुझे पता चले कि आप कितने लोग उन सवालों को हल कर रहे हैं। जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक समस्या होगी। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल मैंने बता दिया था। मुझे लगता है कि पहले के दूसरे और तीसरे में कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए हम अब प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए क्या है, कहता है, प्रश्न कहता है, प्रश्न 2 कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 2, 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। जहां q एक पूर्णांक, अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड किए होंगे तो मुझे प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके बारे में बता देंगे कि सर हमने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है बुक का, ताकि मुझे इतना लिखने की जरूरत ना पड़े। आइए इस सवाल को देखें, क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q एक पूर्णांक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विषम की। कल हमने आपको बताया था कि विषम संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होती है तो वो सम संख्या होगी, विषम संख्या नहीं होगी। उसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए हम इस सवाल को हल करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं इसका हल कैसे होगा। आपको कल बताया गया था, परसों भी बताया गया था कि किसी भी संख्या को 2m या 2m + 1 के रूप में, किसी संख्या को 3m + 1, 3m + 2 के रूप में, किसी संख्या को 4m या 4m + 1 या 4m + 2 या 4m + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग उसी बात को लेते हुए आगे बढ़ाते हैं, इस सवाल को हल करते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक को, किसी
धनात्मक पूर्णांक को 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर जी ये कहां से आया। प्यारे बच्चों, हमको सवाल को देखते हुए जाना कहाँ है इसका ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया कि प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुरूप हम सवाल को हल करते हैं। बातें बहुत होती है लेकिन हमको सवाल को हल करते समय ये सोचना चाहिए कि हमको कौन सा रास्ता अख्तियार करना है कि हमारा जो प्रश्न है आसानी से हल हो जाए। तो हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या को 2m या 2m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकते हैं। क्या यहाँ पर 2m से संबंधित कोई बात है? जी नहीं। किसी संख्या को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में या 3m प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। क्या यहाँ पर 3 से संबंधित कोई बात है? जी नहीं। 4 से संबंधित कोई बात है? जी नहीं। 5 से संबंधित कोई बात है? नहीं, जी नहीं। 6 से संबंधित कोई बात है? जी हाँ, सारी बातें 6 के पदों में। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी यहाँ पर तो 3 ही लिखा हुआ है, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 और आपने इतना लिख दिया। जी हाँ, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी भी संख्या को अगर 2 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो शेषफल क्या मिलता है? 0 और 1 मिलता है। 3 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो शेषफल क्या मिलता है? 0 और 1 और 2 मिलता है। तो अगर 6 से किसी संख्या को भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी मिल सकता है। अगर शेषफल 0 मिलेगा तो उस संख्या को 6q के रूप में लिखा जाए। अगर शेषफल 1 मिलेगा तो उस संख्या को 6q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर शेषफल 2 आ रहा है तो उस संख्या को 6q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर संख्या 4 आ रहा है, शेषफल 4 आ रहा है तो उस संख्या को 6q प्लस 4 के रूप में लिखा जा सकता है। या अगर शेषफल 5 आ रहा है तो इस संख्या को 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो पूर्णांक कौन सा है, इसलिए हमने कह दिया या तो इसके रूप में होगा 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 या तो इसके रूप में होगा। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आई नहीं आ गई? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पुनः 6q बराबर 2 गुणे 3q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 तिहाई 6q। तो अर्थात 6q में 2 मौजूद है कि नहीं है? 6q में 2 मौजूद है कि नहीं मौजूद है? 2 मौजूद है कि नहीं मौजूद है? तो जब 6q में 2 मौजूद है अर्थात एक 2 से भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अर्थात 6q एक कैसा पूर्णांक है? समपूर्णांक है। अतः 6q एक कैसा पूर्णांक है? सम पूर्णांक है। धन की बात बताया है तो धन लिख देंगे। एक धन सम पूर्णांक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 में क्या 2 है? अब बोलो तो कहेंगे गुरुजी है तो यहाँ पर द्वितीय 6 हो नहीं जा रहा है। प्यारे बच्चों, साथ में 1 भी तो जुड़ा हुआ है। तो जब 1 जुड़ा हुआ है तो अगर इन पूरे में 2 उभयनिष्ठ होता तब हम कहते कि ये 2 से विभाजित हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको 2 गुणे 3q प्लस 1 के रूप में लिख रहे हो तो यहाँ पर तो 2 उभयनिष्ठ, यहाँ पर तो 2 है लेकिन यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है। इसलिए यह एक समपूर्णांक नहीं है। इसलिए समपूर्णांक नहीं है। तो लिखेंगे 6q, अतः
6q प्लस 1 एक विषम धन विषम पूर्णांक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 6q प्लस 2 को देखते हैं। 6q प्लस 2 कॉमन लेना आपको बताया था, इसमें भी 2 मौजूद है, इसमें भी 2 मौजूद है। 2 कॉमन ले लिया, 3q, 2 3 6 3q और प्लस 1। देखा इसमें और इसमें अंतर समझ में आया? इसमें केवल 2 का गुणा केवल 3q, जबकि यहां पर 2 का गुणा 3q प्लस 1 में। अतः ये कैसा पूर्णांक है? इसमें 2 मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? अतः ये 2 से विभाजित होता है, इसलिए यह धन सम पूर्णांक है। अतः छह क्यू प्लस 2 एक धन सम पूर्णांक। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबके समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। अब हम बात करेंगे किसकी? 6q प्लस 3। इसमें दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? 3 उभयनिष्ठ है, 3 कॉमन ले लीजिए, 2q प्लस 1 हो गया। तो क्या ये सम पूर्णांक है? जी नहीं, यहां पर 3 से भी भाग हो रहा है, और सम पूर्णांक के लिए आपको क्या बताया गया कि 2 से भाग होना चाहिए, 2 उभयनिष्ठ होना चाहिए। लेकिन यहां पर उभयनिष्ठ कौन है? 3 है, इसलिए यह सम पूर्णांक नहीं है, बल्कि कैसा पूर्णांक है? विषम पूर्णांक। अतः 6q प्लस 3 एक धन विषम पूर्णांक है। 6q प्लस 4 अब इसमें देखिए क्या उभयनिष्ठ है? 2 उभयनिष्ठ है कि नहीं है? जी हाँ, 2 उभयनिष्ठ है। कितना मिला यहां पर? 2 क्या है? 6, 3q और प्लस 2 दूनी 4। इसमें क्या उभयनिष्ठ आया? 2 उभयनिष्ठ आया कि नहीं आया? अतः 6q प्लस 4 एक धन सम पूर्णांक या सम धन, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले लिखे जाए बाद में। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात किसकी बची? इसकी हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, इसकी। अब लास्ट क्या बचा? 6q प्लस 5। इसमें कुछ उभयनिष्ठ है? जी नहीं। आप इसको इसी रूप में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? 2 गुणे 3q और प्लस 5। तो 3q में तो 2 है, लेकिन 5 में 2 मौजूद नहीं है। अतः 6q प्लस 5 एक विषम धन विषम पूर्णांक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आपको ये बताया गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 या 6q प्लस के रूप में लिखा जा सकता है। सवाल में आपको क्या देखना? धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप में होना चाहिए? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में। आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 6q प्लस 1 भी धन विषम पूर्णांक है, 6q प्लस 3 भी एक धन विषम पूर्णांक है, और 6q प्लस 5 भी एक धन विषम पूर्णांक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को या तो 6q प्लस 1 के रूप में, या तो 6q प्लस 3 के रूप में, और या तो 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q एक क्या है? पूर्णांक। मुझे लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। अतः किसी धनात्मक
विषम पूर्णांक को छह क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर? आपके सवाल समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। बता लीजिए, तो दिक्कत तो नहीं है। समझ में आ गया होगा। इसको उतार लेंगे, कोई समस्या होगी पूछ लेंगे। वीडियो को पास करके रोक करके इसको उतार लीजिएगा। आगे बढ़े हम लोग। कोई क्वेश्चन होगा तुरंत पूछेंगे। अब तीसरा सवाल बहुत आसान है, उसको करेंगे। समस्या होगी तो पूछ लेंगे। चौथा सवाल क्या है? यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए यम 3m या 3m+1 के रूप में होता है। आपको दिखाना है कि किसी पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ये आपको सिद्ध करना है। सवाल में ये दिया हुआ है, यानी किसी भी, ये सवाल नंबर कौन है? 4 है। तो सवाल नंबर 4 में आपको ये दिखाना है कि किसी भी पूर्णांक को या तो 3m या तो 3m+1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है यहां पर। तो आप मानेंगे कि माना वह पूर्णांक क्या है? 3m+1 या 3m+2, यानी वह पूर्णांक या तो क्या है? 3m है, या तो वह पूर्णांक 3m+1 है, या तो वह पूर्णांक 3m+2 है। इसका वर्ग यम ना मानिए, क्योंकि यम ऊपर यम के पदों में सिद्ध करना है। 3q मान लीजिए, 3q+1 या 3q+2 है। या तो वो पूर्णांक क्या है? 3q है, या तो वह पूर्णांक 3q+1 है, या तो वह 3q+2 है। इसका वर्ग करके इसके पदों में लाइए, या इसका वर्ग करके इसके पदों में लाएंगे, और इसका वर्ग करके इन दोनों के पदों में ले आएंगे। ये होमवर्क है। कोई समस्या होगी तो बताइएगा। हमने आपको लगभग प्रश्नावली 1.2 तक के प्रश्न बता दिए हैं, बातें बता दी हैं। आप लगाइएगा। जो समस्या होगी उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताइएगा। धन्यवाद।